कैसे हो सभी लोग, कैसे चल रही है तैयारी? A1। चलो A1 रहनी चाहिए तैयारी तो। और बताओ, कैसे हो सब लोग? EORO की कैसी चल रही है तैयारी? एक्ट वगैरह पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो? लिख रहे हो तब तो अच्छा है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत है। और लिखते रहना। और आजकल शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो, क्या बात है? वीडियो शेयर करो। अकेले अकेले इतना फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। चलो आगे लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। धारा 13 तक हमने पढ़ ली, नामावलिया तक। और अब आज अपनी धारा 14 है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं आगे। चलो फिर लिखो, पेन और कॉपी हाथ में ले लेना। बिना पेन कॉपी मेरा वीडियो नहीं देखोगा कोई भी। ठीक है, पेन और कॉपी हाथ में लेकर नोट्स लिखना। चलो फिर चलते हैं आगे। तो लिखो धारा, एक सेकेंड, धारा 14 लिखो। निर्वाचन नामावली। और जो पहली बार वीडियो देख रहा है उससे भी रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो देखे। नोट्स लिखाऊंगी मैं, बिना वो अपने क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ से। ये बातें होती है कि पढ़ाई हो रही है, पर पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती। खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, मुझे जहाँ तक पता है। और कमेंट में लिख के बताना कि ये बात सच है नहीं है, कि खुद के नोट्स बेस्ट होते नहीं होते, कि या पीडीएफ से अच्छा है ये। तो निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्यता कि कौन कौन ऐसा है जो उसके लिए योग्य नहीं रखता। योग्यता तो हमने कल पढ़ ली कि 18 साल का होना चाहिए, और जिस एरिया में रह रहा हो उसका नाम मात्र का भी निवासी होना चाहिए। लेकिन अयोग्यता क्या क्या है, कि उसका नाम किस प्रकार से हट सकता है। तो लिखो इसमें, पहली धारा 14 की उपधारा 1, कोई भी व्यक्ति वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्य नहीं होगा, निम्नलिखित है। अब चलो आगे, क्या क्या बातें हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो, वह भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक ही नहीं है वो, तो हमारी सरकार, हमारी मर्जी, दूसरों को क्या पंचायत है। तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का जो नागरिक नहीं है वो यहाँ पर वोट ना दे, तो भारत का नागरिक ना हो। भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो अयोग्य कहलाएगा। फिर सेकंड पॉइंट, इसका मतलब तो पागल या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है। अगर वो पागल है तो उसको समझ ही नहीं है कि किसको वोट देना है नहीं देना है, तो एक तो वो अयोग्य है। या फिर न्यायालय ने कह दिया कि हाँ ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसको खुद को समझ नहीं है, तो ये वोट नहीं दे सकता, द्वारा घोषित है।
न्यायालय ऐसे ही हर किसी को नहीं पागल घोषित करता है, पहली बात तो, ठीक है। जो सच में मेंटल हो उसी को घोषित करता है, ठीक है। थर्ड नंबर कि जो अपन निर्वाचन करवा रहे हैं अगर उसमें कोई भ्रष्ट कर ले, पैसों से काम चलाए या फर्जी वोट दे के आ जाए फिर अपना वोट देने की बातें करे, तो वैसा व्यक्ति भी अयोग्य कहलाएगा। तो निर्वाचन या फिर कहीं वोट दे के आए, अंगुली पे चिन्ह होता है ना, तो दोबारा चिन्ह भी नहीं लग सकता अपना, तो वो सारे अयोग्य कहलाएंगे। निर्वाचन संबंध भ्रष्ट आचरण और अन्य किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया हो, निर्वाचन से संबंधित अपराधों से 1 सेकेंड संबोधित विधि के अधीन, कि इस विधि के अधीन क्या कह रखा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो निर्वाचन से संबंधित कोई भ्रष्ट काम करता है या अपराध करता है, तो इस विधि के अधीन मतदान करने के अयोग्य कहलाएगा। अधीन मतदान करने के अयोग्य है। आगे बात समझ, ये तो हो गई अपने, देखो ये सारी बातें तो किसमें, ये सारी बातें इस उपधारा 1 में। अब उपधारा 2 पढ़ते हैं। रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कि हाँ रजिस्ट्रीकरण हो गए, नाम हम लिख गए, उसके बाद पश्चात अगर कोई व्यक्ति कि उसका नाम भी लिख दिया, फिर अगर कोई वो पागल हो जाता है बाई चांस, ठीक है, या फिर हमें पता चलता है कि उसने कोई अपराध कर दिया हो, अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो तो हो जाता है तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में तुरंत, मतलब तत्काल, मतलब हाथों हाथ पता चलते ही नाम हट जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है कि एक तो भारत का नागरिक अगर ना हो, या फिर वो पागल हो, या ऐसा न्यायालय घोषित कर रखा हो, या वो निर्वाचन से संबंधित कोई भ्रष्ट काम कर दे, या वो आरोपी हो जाए। ये तो हो गए पहले, अगर अपन को पता हो। सोचो ऐसा रजिस्ट्रीकरण हो गया, फिर ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो भी अपन हाथों हाथ उसका नाम हटा सकते हैं। आगे बात समझ। अब इसमें ना एक बात दे रखी है परंतु, इसमें क्या बात दे रखी है? परंतु। अब परंतु में क्या है वो भी लिखते हैं। परंतु विधि किसी विधि के अधीन बिंदु संख्या 3, अपन ने 3 में देखा ना, 3 में क्या देखा कि अगर कोई भ्रष्ट काम करता है निर्वाचन से संबंधित, या कोई निर्वाचन से संबंधित कोई अपराध करता है, उसके बारे में ये बात दे रखी है। तो किसी विधि के अधीन बिंदु संख्या 3, या कह सकते हैं बिंदु संख्या C, अयोग्यता हटा दे, कि बोल दे
कि आप जो काम किया है, आपने जो भ्रष्ट काम किया है या कुछ भी काम किया हो उस टाइम हटा दें कि नहीं, ये भ्रष्ट नहीं कहलाएगा ये काम। बहुत बार होता है ऐसा। तो अयोग्य हटा दी जाए, अयोग्यता हटा दी जाती, सिर्फ केवल 3 में ही, इसके अलावा नहीं, हटा दी जाती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल, मतलब हाथों हाथ पुनः जोड़ दिया जाएगा। वापस जोड़ दें, अपने क्या है, अगर कोई विधि हट गई है, कोई कानून ही हट गया है तो फिर वो अयोग्य कैसे कहलाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका वापस नाम जोड़ देंगे, जोड़ दिया जाता। आ गई बात समझ? ओके। तो धारा अपने 14 हो गई कंप्लीट। इतनी सी बातें थी कि कौन कौन अयोग्य होगा, और सी में पढ़ लिया कि अगर कोई धारा ही हट जाए तो उसे वापस नाम जोड़ देंगे, बस इतनी सी बातें। अब धारा अपन पढ़ते हैं 15। टारगेट लेके चलेंगे कि 16-17 धारा कंप्लीट करें अपन लगभग, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, पर हाँ अच्छा चल रहे हैं अपन। वो कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। तो अब लिखते हैं धारा 15। धारा 15 में ये बातें दे रखी है कि क्या दे रखा है, मिथ्या। मिथ्या मतलब कि कोई झूठ बोलना, ठीक है, मिथ्या घोषणा करना। होता है ना, बहुत सारी झूठ घोषित करते हैं कि हम तो यहीं के निवासी है, और वो किसी और का वोट देते हैं, या फिर वो लिखित में ऐसा कुछ दे दे और उसको पता हो कि ये सब कुछ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसको सजा दी जाएगी इस धारा के तहत। तो मिथ्या घोषित करना, और मिथ्या किस प्रकार की घोषित की जाती है ये भी है, तो लिखो, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचक नामावली, जब वो नामावली लिखने आते हैं तब की बात करें तो के संबंध में लिखित में कोई मिथ्या मतलब झूठ बोलना, मिथ्या घोषणा करना है या उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है। तो वे, मतलब ये बोल रहा है कि जब वो नामावली लिखने आते हैं ना अपने अधिकारी, तो वो कहता है कि अगर कुछ भी झूठ बोलता हो, अगर वो लिखित में बताता हो और ये बात उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसको क्या अपराध दिया जाएगा। एक तो होता है वो गलती में, ठीक है मुझे पता नहीं था, माफ़ी मांग लेता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको इस बात का विश्वास हो, और वो ऊपर से लिखित में ये बातें कह रहा हो, तो उसको सजा दी जाएगी। अब सजा में क्या क्या होगा, तो न्यूनतम और अधिकतम सजा है। तो न्यूनतम तो 2000 रुपये जुर्माना, और अधिकतम 5000 जुर्माना। इनमें होगा 5 जुर्माना और 1 साल का कारावास। सेम इसमें ये बात, या दोनों मतलब कि 1 साल का कारावास या 2000 जुर्माने, या 5000 या 1 साल
कारावास, वो दोनों दे सकता है, कारावास भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है, ये इन दोनों में से एक। ये कौन डिसाइड करता है? अपने जज, कौन? न्यायाधीश डिसाइड करता है ये बात। तो ये बात अपने दे रखी है 15 में कि अगर कोई मिथ्या घोषित करता है तो या तो उसको 2000 का जुर्माना या कारावास 1 साल का, या 5000 का जुर्माना या 1 साल का कारावास, या दोनों। दोनों मतलब जुर्माना और कारावास दोनों। ये बातें दे रखी है 15 में। अब पढ़ते हैं धारा 16। धारा कौन सी? 16। तो धारा 16 की बातें करते हैं। धारा 16 में यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब थोड़ी सी इनकी भी बातें कर लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, क्या की जाती है, किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, कौन करता है, वगैरह बातें, कि उसके क्या कर्तव्य है, सारी बातें अपन किस में पढ़ेंगे? धारा 16 में। तो लिखो, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात एक मुख्य निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निम्नलिखित काम करेगा। निम्नलिखित कार्य करेगा। बात यह है, अभी समझाते हैं। बात यह कह रखा है इसमें कि जो अपना ये होगा ना राज्य निर्वाचन आयोग, और कौन? राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार है, वो राज्य निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? परामर्श लेगा। परामर्श मतलब कि उसकी बात रखेगा, उसको बोलेगा कि क्या हम 2-3 व्यक्तियों को रखेगा, दोनों बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे कि हाँ किसको नियुक्त करना चाहिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग कहेंगे इसको करना चाहिए। तो ये क्या होगा? परामर्श होगा, और परामर्श के बाद में राज्य सरकार तय करेगी कि हाँ इसको क्या करना चाहिए? नियुक्त करना चाहिए। तो अंतिम ये बात है कि कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार करती है, लेकिन परामर्श किससे लेगी? राज्य निर्वाचन आयोग से लेगी। आ गई बात समझ? अब जो ये मुख्य होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्षण, निर्देशन और किससे नियंत्रण में काम करेगा, और क्या क्या काम करेगा वो अपन पढ़ेंगे। एक बार वापस रिपीट कर दूं, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगी और अंतिम राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य निर्वाचन को क्यों नियुक्त करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। आगे चलते हैं, तो इसमें लिखो फर्स्ट, राज्य में समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या उनका पुनरीक्षण, शुद्ध का पर्यवेक्षण
ये कह रखा है कि मुख्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो नामावलियाँ तैयार करवाएगा और या अगर उनमें कुछ बदलाव करना वो करेगा। ये सारे काम किसके? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के काम है। वो बाकी नियुक्त करते रहेंगे अधिकारी, लेकिन वो सारे उसके काम रहेंगे। उसके अलावा इसमें बी नंबर लिखो, राज्य में समस्त निर्वाचक नामावलियाँ की तैयारी, मैंने एक ही बात दी तो सॉरी गलती से, वो उसका वही काम रहेगा। उसके बाद लिखो बी नंबर, और अगर कुछ अन्य बातें होगी इसके अलावा, नामावलिया के अलावा भी कोई वो बहुत सारी बातें होगी, वो उसको निर्देश कौन देगी? राज्य निर्वाचन आयोग लिखो। तो अन्य शक्तियाँ, जो कोई भी अन्य बातें होगी या अन्य शक्तियाँ देनी होगी, जैसे उसको रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करने होंगे, ये सारी शक्तियाँ उसको कौन देगी? तो अन्य शक्तियाँ जो राज्य निर्वाचक आयोग निर्देश देगा कि हाँ आपको ये शक्ति है, ये सब निर्देश कौन देगा? राज्य निर्वाचन आयोग दे। ये अपनी बातें किसमें? 16 में। अब पढ़ते 17, छोटी छोटी सा, इतना कोई बड़ी बातें नहीं है इसमें, बहुत छोटी छोटी सी बातें। अब पढ़ते 17, जिसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं या समझाने लायक है, वो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, और जो नॉर्मल सी बातें हैं ठीक है उनको लिख लेते हैं और अपना ही रिवाइज काम आएगा ज़्यादा। तो अब धारा 17, तो धारा 17 क्या बातें कहता है? तो लिखो जिला निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो हमने नियुक्त कर लिया, अब जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है, क्योंकि एक अधिकारी तो कुछ कर नहीं सकता है, जिला रहेगा वो वहाँ का कंट्रोल करेगा, एक जिले का। तो जिला निर्वाचन अधिकारी, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसको नियुक्त कौन करता है। तो लिखो पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श, यही बात सेम बात कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगी, उसके बाद में राज्य सरकार क्या करेगी? नियुक्त करेगी। सेम बात वही, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देना इस पे भी। के पश्चात प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार। किसके परामर्श? राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार के अधीन रहेगा, जो राज्य सरकार के अधीन रहेगा, का अधिकारी रहेगा। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको नियुक्त किया जाएगा, सीधी सी बात है, अधिकारी होगा। ठीक है, परंतु अब इसमें भी परंतु दे रखा है, तो परंतु में क्या क्या है दे रखा देखते हैं। परंतु पहली बात,
राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए आवश्यक अनुसार एक से अधिक ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। बात ये कह रखा है कि जो एक मुख्य होगा वो तो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, लेकिन उसके अलावा उसको जो सहायता के लिए चाहिए वो राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। तो किसी जिले के लिए आवश्यकता अनुसार एक से अधिक ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। एक बार मैं समझा दूँ एक अलग पेज में। ये बात है कि जो मुख्य होगा अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक तरफ तो ये है और एक तरफ कौन है? जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। अब इनको क्या होगा कि जो अपना राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, और इधर है राज्य सरकार। ठीक है, दो बातें। अब दो बातें क्या है कि जो इससे क्या लेगा? परामर्श लेगा। क्या लेगा? परामर्श। ठीक है, लेकिन नियुक्त कौन करेगा? ये। और इधर भी कौन नियुक्त करेगा? ये। और इसकी परामर्श भी कौन लेगा? यहाँ से परामर्श आएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चुनने लग गए इधर, अगर कोई जिले को एक से ज़्यादा अधिकारी चाहिए तो ये नियुक्त करेगा। कौन करेगा? ये नियुक्त करेगा। आ गई बात समझ? अब तो आ ही गई होगी, इससे इजी तो क्या ही समझो। एक बार आपको समझा दूँ तुम कहो तो, कि अपने दो अधिकारी होते हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक जिला निर्वाचन अधिकारी। परामर्श तो किससे ली जाएगी? इससे ली जाएगी। परामर्श तो किससे ली जाएगी? इससे ली जाएगी। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। लेकिन यहाँ पर सोचो कोई दो या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी की जरूरत पड़ गई उसकी सहायता के लिए, तो नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। बस ये बात है। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, धारा 17 में पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी लिखना, जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाने पर, अब अगर नियुक्त कर दिया राज्य निर्वाचन आयोग ने तो क्या करेगा? किए जाने पर प्रत्येक अधिकारी के लिए अधिकारिता के संबंध में निर्देश देगा। बात यह है कि अगर वो सोच समझकर एक राज्य में दो से अधिक अधिकारी नियुक्त किया है तो अलग अलग काम भी देगा। ऐसे तो नहीं है एक को बिठा दिया एक ही ऑफिस में एक काम दे दिया, नहीं, सबको अलग अलग काम देगा। ये कौन देगा? राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बात समझ आ ही गई होगी। चलो अब लिखते हैं 3 नंबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्देशन और नियंत्रण के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी जिले की नगरपालिकाओं के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करें। मतलब ये बात है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता कि हर जिले में जाएगा, हर नगर पालिका में जाएगा, नहीं, लेकिन एक जिला निर्वाचन अधिकारी है वो हर में जा सकता है। इतनी भी कोई बड़ी बातें नहीं है, जिला छोटा सा ही रहता है, वो घूम सकता है। तो देखो, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे, बस जितने भी जिले होते हैं, कहीं कहीं जिले में 2 से ज़्यादा निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिले निर्वाचन अधिकारी रहते हैं। कौन रहते हैं? निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। अब ये जो मुख्य निर्वाचन के नाम पर ये सारे नगर पालिका में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? नगर पालिका में। उनको नियंत्रण कर सकता है, निर्देश दे सकता है। किसके नाम पर? मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम पर। कौन दे सकता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। ये बात एक बार आपको समझा दूं कि अपना जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो हर जिले में तो जा नहीं सकता, तो उसकी सुविधा के लिए हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त किया, कई जिले में 2 भी किए। अब ये जिला अधिकारी क्या करेगा? सारे नगर पालिका में नियंत्रण करेगा, निर्देश देगा कि आपको ये काम करना है। और किसके नाम पर देगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम पर। बस ये बात है। अब लिखो पॉइंट नंबर 4। अन्य कार्य करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे सौंपे, कि वो अन्य भी काम कर सकता है। अगर उससे कौन सौंपे? 2 ही लोग सौंप सकते हैं, या तो राज्य निर्वाचन आयोग सौंप सकता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसके अलावा किसी की बातें नहीं मानेगा। तो एक बार मैं वापस सारा रिपीट करवा दूं, 17वां, कि एक जिले में एक अधिकारी होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार। परामर्श किससे लेता है? राज्य निर्वाचन आयोग से। एक जिले में 1 से ज़्यादा भी अधिकारी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कौन नियुक्त करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और ये हर जिले में नियंत्रण रखता है और निर्देश देता है। किसके नाम पर? मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी के नाम पर। इसके अलावा इसके जो अन्य काम है वो कौन सौंप सकता है? या तो राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये उसको काम सौंप सकता है। ये आपने पढ़ी धारा 17 में। अब पढ़ते हैं धारा 19। धारा 19, तो धारा 19 में क्या बातें हैं? तो पहले तो लिखते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। देखिए इसमें क्या बातें लिख लेते हैं पहले। निर्वाचन
से संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी नियोजन काल में राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और बात इसमें है कि जितने भी नगर पालिका में जो भी कर्मचारी लगे हुए रहेंगे निर्वाचन के टाइम, ठीक है, तो वो सब राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, एक बार सारा रिवाइज करवा दूँ आज क्या पढ़ाया मैंने। तो धारा 14 से पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर दूँ। तो धारा 14 में हमने देखा कि कौन कौन अयोग्य होगा नामावली में। तो पहला देखा हमने कोई भारत का नागरिक ही ना हो, भारतीय ही ना हो। दूसरा, या तो पागल हो या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर रखा हो। तीसरी, कि वो भ्रष्ट कर रहा हो निर्वाचन में, या फिर कोई आरोप, या फिर क्या कर दिया, किसी ने अपराध कर दिया हो। क्या कर दिया? किसी ने अपराध कर दिया, अपराध कर दिया हो। लेकिन जो इस 3 वाले को अपन हटा सकते हैं, ये अपने धारा 14 में पढ़ी। उसके बाद में अपने धारा 15 पढ़ी, जिसमें अपने मिथ्या की बातें की। मिथ्या मतलब झूठी घोषणा करना। अगर कोई लिखित में घोषणा करता है और उसको इस बात का विश्वास है, उसको ज्ञान है कि हाँ ये सब कुछ गलत है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, या तो उसको 2000 का जुर्माना, या 5000 का जुर्माना, या 1 साल की या और 1 साल का कारावास, या इन दोनों को कर सकता है। जुर्माना भी हो सकता है और कारावास भी हो सकता है। ये तय कौन करेगा? न्याय, अपने न्यायालय तय करेगा। उसके बाद में अपने धारा 16 पढ़ी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में, कि इसको कौन करेगा, क्या करेगा, इसको कौन नियुक्ति करेगा। तो परामर्श तो किससे ली जाएगी? निर्वाचन आयोग से ली जाएगी। कौन सा निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग से। कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये इतनी सी बात है। उसके बाद में हमने पढ़ी 17 में पढ़ी अपने जिला निर्वाचन अधिकारी। किसके बारे में पढ़ा? जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में। ठीक है, एक से अधिक अधिकारी भी रह सकते हैं। एक से अधिक क्या रह सकते हैं? अधिकारी भी रह सकते हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि हाँ इस जिले में ज़्यादा काम है, तो अपन क्या करते हैं, एक से अधिक अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्य सरकार। वही परामर्श किससे लिया जाएगा? परामर्श किससे लिया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग से ली जाएगा। अब ये इसका जो भी ये नियंत्रण करेगा नगर पालिका में, वो किसके नाम पर करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम पर करेगा। या इसको कोई भी अन्य काम देना होगा, वो भी कौन देगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग। फिर 19 में हमने ये पढ़ी कि जितने भी कर्मचारी रहेंगे निर्वाचन में, वो सब किसके नियंत्रण में रहेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे। बस इतनी आज अपने बातें पढ़ी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।